क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था। देखिए, आप हमारे साथ गणित पढ़ने के लिए जुड़े, मुझसे गणित पढ़ रहे हैं, तो आपका खुद का रिसर्च वाला काम खत्म हो गया। जितने भी बेसिक है, जितने भी शॉर्टकट हैं, जितनी भी थ्योरी है, सब मैं कराऊंगा। गणित में जितने भी टाइप के सवाल हैं, सब मैं कराऊंगा। बच्चों, बस आपको दो काम करने होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड रिवीजन। उसके बाद एग्जाम जब नजदीक आएगा, उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे दुनिया भर के। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, बस एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, पूरी क्लास आपको देखनी है। मार्केट से कॉपी खरीद के लाइए कॉपी, और उसमें नोट्स बनाइए। क्योंकि मैं कितना भी आपको पीएनजी पीपीटी कुछ भी दे दूं, कोई फायदा नहीं, वो इकट्ठा होता रहेगा। आप उसको एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाओगे। मैं हजारों टॉपर से मिल चुका हूं आज तक, ना जाने कितने जीएसटी इंस्पेक्टर, 2-2,500 जीएसटी इंस्पेक्टर तो मेरे ऑफिस में आके मिठाई देके जा चुके हैं मुझे। उन सब में एक बात कॉमन थी, जो मैं अपने जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कि हर टॉपर, हर सिलेक्टेड बच्चे ने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए। खुद के शॉर्ट नोट्स, एक नोट जो आप क्लास में पढ़ रहे हो डेली के साथ साथ वो लिखो अपनी भाषा में, गंदा संदा बस ऐसा लिख लो कि आपको समझ में आ जाए। और जब एक बार पूरा सिलेबस आप कर लोगे, तो फिर आप एक कंसाइज नोट्स बनाओगे, यानी कि एक चैप्टर एक ही पेज में, जो मात्र 1 घंटे में पूरा मैथ रिवीजन हो जाए। 1 घंटे में, ठीक है, वो आप खुद ही बनाओगे। इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है जी। और जो बच्चा बहुत आलसी है कि भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की, आपको पता ही है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग फॉर्मूला बुक। इसमें गणित के जो भी मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लिखे हुए, इसमें एग्जांपल्स भी डाले गए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है ना, जैसे इस तरीके से बाइलिंगुअल है, कलरफुल किताब है, या फिर इसको ऑर्डर करके मंगा लीजिए। पर मैं कहता हूं आज भी खुला कि इस किताब से भी कहीं ज्यादा बेटर है कि आप खुद के हाथों से, इन हाथों से जो भगवान ने आपको दिए, खुद नोट्स बनाएं। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जब बच्चा खुद अपने हाथों से नोट्स बनाता है। कोई भी किताब नहीं कर सकती। सर, मैं पहली बार मैथ पढ़ रहा हूं, क्या मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूं? पहली बार मतलब जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो? हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, कोई भी अपने आप को कमतर ना समझे, अगर उसमें मेहनत करने की क्षमता है। अगर आप कहते हो कि सर मेरी औकात, मेरा डेडिकेशन है मेहनत करने का, मैं 1 साल तक डेली 8 से 10 घंटे बिना एक भी दिन का गैप किए पढ़ सकता हूं। सब मेरे अंदर क्षमता है कि मैं गणित के 5,000 सवाल याद कर सकता हूं, मैं 3,000 वोकेबलरी याद कर सकता हूं। सर, मैं जीएस के टीचर के दिए हुए मोटे मोटे नोट्स याद कर सकता हूं। सर, मैं 100 मॉक टेस्ट लगा सकता हूं। सर, मैं पिछले 5 साल के प्रीवियस बना सकता हूं। सर, मैं रिवीजन कर सकता हूं। अगर आपके अंदर इतना कहने की हैसियत है, तो आप सिलेक्शन लेने के बिल्कुल काबिल हैं। और आप इतना नहीं कर पाते, तो आप भैया एक भीड़ का हिस्सा हैं, जिसने बैच ले लिया, हमारी फीस दे दी, बात खत्म हुई। इससे ज्यादा का हमारा कोई रिश्ता नहीं उसके बाद। टीचर से कहीं ज्यादा खुद आप पे डिपेंड करता है। टीचर केवल अच्छा कंटेंट दे सकता है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे, 1 साल तक मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ोगे, तो होगा। उर्मिला मैथ में वीक है तो कैसे करें? मैथ में वीक है तो हिस्ट्री पढ़ो, मैथ मजबूत हो जाएगा। अरे बाबलो, अगर आपका मैथ वीक है, पहली बात तो मैथ वीक कहना बंद कर दीजिए, हमारा मैथ वीक है। पहले से रोने लगता है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इसलिए तो हमारा देश गरीब रह गया। आप ये कहो मैथ आज तक पढ़ा ही नहीं है। सर, हमने मैथ पढ़ा ही नहीं है, वीक नहीं होता किसी का कुछ भी, हमने गणित पढ़ा ही नहीं है। तो मैथ मजबूत करना है, कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा? गणित पढ़िए, डेली क्लास होती है, आप क्लास पढ़ो, क्लास खत्म होने के बाद उसका रिवीजन करो, अगले दिन फिर आओ, फिर रिवीजन करो, फिर क्लास पढ़ो, फिर रिवीजन करो। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया गया वो रिवीजन करो। जो भी चैप्टर है खत्म होता है, जैसे नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम खत्म हुआ, उसके बाद नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की किताब है। ये किताब नहीं ले सकते तो टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, या तो पीडीएफ डाउनलोड करो, और पीडीएफ डाउनलोड करके लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप से सेव करवाओगे। मोबाइल से कोई पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं करता, इतनी जो है किसी में क्षमता नहीं है मेरे भाई। या ये किताब मंगाओ, जो भी चैप्टर एंड हुआ, जैसे नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, इसमें प्रीवियस ईयर के 5 साल के सवाल है, उनमें से मार्क करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो गया खत्म। ठीक है जी। ये काम आपको 10 महीने तक करना पड़ेगा, 8 9 10 महीने तक आप करोगे मेरे प्यारे भाई, तो होगा। आप प्रॉब्लम यह है कि आप बिना पढ़े गणित मजबूत करना चाहते हैं। अरे 9 10 महीने पढ़ो तो सही बच्चों, टिक कर होगा। 9 10 महीने, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में भी, आपने बीटेक वगैरह की, आपका मैथ्स इंग्लिश पहले से बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े, बहुत महंगे कॉलेज में गए हैं, तो भाई आपको 6 महीने में आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई में कमजोर हैं, बिलो एवरेज हैं, तो आपको 1 साल की तैयारी का समय लगेगा, 1 ईयर। आप 1 साल 365 दिन डेली 8 घंटे हर एक क्लास, पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन, रिवीजन, मॉक टेस्ट करिए, मजबूत होगा। बिना मेहनत किए आप एक्सपेक्टेशन क्यों पाल रहे हो कि हमारा गणित मजबूत हो जाएगा? प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है मेरे भाई, प्रैक्टिस। मैं हमेशा से कहता हूं, कमजोर से कमजोर बच्चा प्रैक्टिस के सहारे कुछ भी सीख सकता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेरा फेवरेट एग्जांपल है ब्रूस ली का।
दुनिया में हर आदमी को पता है कि पंच घूंसा कैसे मारा जाता है, ये हुआ घूंसा खड़ा है, ये घूंसा, दुनिया के हर आदमी को घूंसा मारने का कंसेप्ट आता है। लेकिन क्या ब्रूस ली जैसे घूंसा मारते थे, ब्रूस ली जैसे पंच मारते थे, क्या हम ऐसे पंच मार सकते? नहीं। ब्रूस ली एक दिन में पर डे 10,000 पंच की प्रैक्टिस करते थे अपने पंचिंग बॉक्स पे। 10,000, वो दीवार पे और पंचिंग बॉक्स जो आता है, दिन में 10,000 पंचिंग बॉक्स की प्रैक्टिस करते थे। और ये उन्होंने बचपन से 6-7 साल की उम्र से करना शुरू किया। तो जिस आदमी ने 20 साल तक डेली 10,000 पंचों की प्रैक्टिस करी हो, उनके पंच में इतनी ताकत थी कि वो एक पंच मारते थे तो आदमी जो 10 फुट दूर जाके गिरता था, 10 फुट दूर जाके, हम अगर ऐसा मारे तो क्या पता हमारा हाथ ही टूट जाए। तो उनके पास वो कला कैसे आई? कंसेप्ट सबका क्लियर है कि ऐसे घूंसा मारा जाता है, लेकिन घूंसे में जान किसी के नहीं है। ब्रूस ली के घूंसे में जान है। क्यों? पर डे 10,000 पंच उन्होंने प्रैक्टिस किए। आप अगर कमजोर हो तो प्रैक्टिस के सहारे सब कुछ सीख सकते हो। और आप बहुत बढ़िया जगह पढ़ रहे हो जहां कुछ सारे टाइप पढ़ाए जाते हैं गणित में। प्रैक्टिस को हल्के में मत लो। कंसेप्ट कितना भी पढ़ लो, कितना भी कंसेप्ट और बेसिक पढ़ लो, वो कूड़ा है अगर आप उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस ना करो। कि कंसेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना दो अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन आप सवाल में तभी लगा पाओगे जब आप उन कॉन्सेप्ट पे खूब सारे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन। मैं जो गणित सिखाता हूं वो प्रैक्टिस के सहारे सिखाता हूं मेरे भाई। बेसिक तो सिखा ही रहे, इसलिए आज के बच्चों का गणित बहुत कमजोर हो चुका है। आज ऐसे बच्चे नहीं कि उनको एक कंसेप्ट सिखाया, एक सवाल कराया, गणित सीख गए। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छे बच्चों के साथ होता है। आप बहुत बेकार, घटिया और रद्दी किस्म के बालक है, कबाड़ कूड़ा टाइप के, जिनको गणित बहुत खराब है, तो आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, जिसमें टाइम लगेगा। मैं सिलेबस खत्म कराने में टाइम लूंगा, 8-9 महीने का समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, दोबारा गणित पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। एक चैप्टर के पूरे सवाल लगाने के बाद क्या करें? दूसरे चैप्टर के लगाओ, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ो। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, कल की क्लास में मैं सेव नहीं कर पाया यार, बोर्ड पे मेरी गलती हो गई, सेव कर लेना चाहिए था। बताओ बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? स्टूडेंट, कल की क्लास में बताइए हमने आपको क्या पढ़ाया था? बताओ। बताती नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, ये पढ़ाया था बच्चों कल। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई क्लास अपनी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया था संख्याएं 3 टाइप की होती हैं। हमने क्या बताया था बच्चों? संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सारी मैंने परिभाषा बता दी थी। आपको पढ़ना क्या है बच्चों? रियल नंबर्स पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। रियल नंबर्स बच्चों, रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर और डेसिमल, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक आप समझते हैं जिनके बटे में 1 होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है ना? ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जीरो क्या है? जीरो भी एक इंटीजर होता है। जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल इंटीजर। किसी बच्चे को डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीरो भी एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। जीरो भी एक न्यूट्रल नंबर है, जीरो भी एक इंटीजर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है जी। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं मेरे प्यारे भाई, इसके 2 सेट बन गए, एक नेगेटिव नंबर्स और ये नॉन नेगेटिव। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक? अनंत तक। इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। अगर मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लूं, यानी कि जीरो को हटा दूं, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ये सब मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। फिर हमने आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ाना शुरू किया था। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, जो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। एक और खुद के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से प्राइम नंबर नहीं कटेंगे। 1 से भाग होंगे, खुद से भाग होंगे। यानी कि प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 बच्चे होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये ऐसी संख्याएं आपने देखा होगा किसी भी मल्टीप्लाई में ये सब चीज नहीं आती होंगी, किसी भी नॉर्मल मल्टीप्लाई में, क्योंकि इनके 2 ही बच्चे होते हैं, एक और खुद। हर एक प्राइम नंबर को 6n + -1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक प्राइम नंबर को। लेकिन कोई भी नंबर जो 6n + -1 फॉर्म का हो हमेशा प्राइम रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था मेरे भाई प्राइम नंबर्स में ही कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, जिनके कम से कम 3 बच्चे हो। 3 से ज्यादा 4, 5, 6 चलेगा, लेकिन कम से कम 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। यानी कि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बचे वो सब कंपोजिट हैं, सिवाय 1 के। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट। क्यों? क्योंकि 1 का खुद एक ही बच्चा होता है, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 बच्चे, 3 गुणनखंड होते हैं। 1 का एक ही बच्चा है 1, इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ये सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ये हमने कल की क्लास में बड़े इत्मीनान से पढ़ाया था। ये मैंने आपको
1 और 100 के बीच प्राइम नंबर लिख के बताए। ये सारे वो संख्याएं जो 1 और 100 के बीच में है, अभाज्य संख्याएं आपने लिखा होगा। 1 और 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर हैं। 50-100 के बीच में 10 प्राइम नंबर हैं। 1 और 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर हैं। 1 और 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर हैं। 1 से लेके 1000 तक 168 प्राइम नंबर होते हैं। जितना डेप्थ में मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है। जैसे मैं बता रहा हूं ना, वैसे ही आपको घर पे जो है रिवीजन करना था। ठीक है, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101। 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 997। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009। 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 9973। इसी तरीके से 5 अंकों का 10,007। और ये सब मैं आपको पढ़ा। 1 को क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर बोलेंगे? 1 को बोलते हैं, बिल्कुल नमन का बहुत अच्छा डाउट है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जब 1 कुछ होता ही नहीं है तो फिर क्या होता है? देखो 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। मैं लिख देता हूं 1 के साथ, 1 1 इज ए यूनिवर्स 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा डाउट है भाई नमन का कि सर 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो फिर 1 को कहते क्या है? तो 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। हिंदी में है सार्वत्रिक गुणनखंड। हिंदी में लिखेंगे सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुणनखंड, सार्वत्रिक गुणनखंड। नहीं, न्यूट्रल नंबर नहीं है बेटा, 1 इज नॉट न्यूट्रल, 1 इज पॉजिटिव। यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब है दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं हर एक का फैक्टर 1 है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं, दुनिया में जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हर एक का फैक्टर 1 है। हर एक का फैक्टर 1 है। दुनिया के सारे इंटीजर्स 1 से भाग होते हैं, यानी कि 1 सबका बच्चा है। 1 सबका बच्चा है, इसलिए 1 यूनिवर्सल फैक्टर है। रविंद्र कुमार 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 2 इज ए प्राइम नंबर लिखा है मैंने, ये देखो ना। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 2 प्राइम नंबर होता है बच्चों। सर क्लासिफिकेशन नंबर का डायग्राम बना भैया, पहले दीपशिका बेहरा जी पूरा तो होने दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमने आपको पढ़ाया था ट्विन प्राइम। 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक पूर्णांक है जो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। मैं बता चुका हूं भाई आप कई बार। यूनिवर्सल फैक्टर हिंदी में सार्वत्रिक गुणनखंड। ठीक है जी, चलो उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था ट्विन प्राइम और को प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे कि एग्जांपल है 3 5 11 13 5 7, ये सब ट्विन प्राइम है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी 2 इंटीजर्स, ऐसे कोई भी 2 इंटीजर्स जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। एग्जांपल जैसे 15 23, 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो, कॉमन नंबर, इनका एचसीएफ 1 है। 9 14 दोनों 1 से कटते, 25 48 ये सब जो है को प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे 16 28 को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो अभी तक हम केवल इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मैंने डेसिमल पढ़ाना शुरू नहीं किया, ये केवल हम इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं बेटा। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर ही इतना कुछ है, इंटीजर्स के अंदर ही इतना कुछ है मेरे प्यारे भाई। अब आगे चलते हैं इसके आगे। तो बच्चों हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर 2 टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। बताओ बच्चों कौन से तरीके से? नेचुरल नंबर्स को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। बताइए मेरे प्यारे भाई। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर को 2 तरीके से हम बांट सकते हैं मेरे प्यारे भाई। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, और दूसरा होता है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। आगे बच्चों बात समझ में? आप बोलोगे यस सर। इवन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं। ऑड नंबर्स को बच्चों हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स को हम लोग हिंदी में विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब बताओ बच्चों इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, वो इंटीजर्स। और देखो मैं केवल नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर को बांटा गया, यानी कि हम केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। हम केवल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पे ओनली पॉजिटिव की। ठीक है बच्चे, तो इवन नंबर सभी बच्चों ने पढ़ा है बचपन से। सम संख्या वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं मेरे प्यारे भाई, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं।
यानी कि वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती हैं, यानी कि जिनका एक फैक्टर 2 होता है। वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो संख्या हिंदी में लिख लेंगे, वो पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। या वो संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं जिनका एक फैक्टर 2 होता है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इवन नंबर्स कौन कौन से बच्चों? 2, 4, 6, 8, है ना? बिल्कुल सीक्वेंस में लिखना है बेटा। 2 से भाग होता है 4, यानी कि 2 का पहाड़ा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब इवन नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? दूसरी शीट में नंबर सिस्टम में 7 सीटें, 7 अलग अलग कैटेगरी बांट दी हमने। ठीक है जी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम? तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से 3 इयर्स हो। अरविंद कुमार जी क्या कह रहे हो, समझे नहीं हम। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है जी। वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है मेरे प्यार में, वो संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है जी। यानी कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमेशा 2n फॉर्म के होते हैं। यानी कि 2 का मल्टीपल इनको लिखा जा सकता है, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में। 2n का मतलब जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बताओ ऑड नंबर्स क्या होता है? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि वो पूर्णांक जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से पूरी पूरी तरीके से भाग नहीं होते। वो इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि वो पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं होते, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते मेरे प्यारे भाई, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1, 1 2 से भाग नहीं होता, 2 हो जाएगा 3, 3 2 से भाग नहीं होता, 5, 5 2 से भाग नहीं होता मेरे प्यारे भाई, 7, 7 2 से भाग नहीं होता, 9, 11, 13, ये सब वो नंबर है मेरे प्यारे भाई जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर इनको 2 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे भाई एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेषफल आएगा मेरे भाई। ठीक है ना? आप 11 को 2 से भाग करो, 11 को 2 से भाग करो तो 2 पंजे 10, तो क्या बच गया? एक बच गया, एक रिमाइंडर। भाग ना होने का मतलब है कि रिमाइंडर बचेगा, भाग होने का मतलब भाग करके रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा। डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है कि भाग करने पर शेषफल 0 आए। कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 0 के अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके ऑड नंबर्स होते हैं। देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई, उनको 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऑड नंबर्स को 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 2n प्लस 1 में या 2n माइनस 1 फॉर्म में। जैसे कि 1 है, 1 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 1 कम 2 माइनस 1 लिख दिया। 3 है, 3 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 माइनस 1 लिख दिया। 5 5 को आप लिख सकते हो 2 तिया 6 माइनस 1 लिख दिया। 7 7 को आप लिख सकते हो 2 चौक 8 माइनस 1। ठीक है, या तो 2n माइनस 1 में 2n प्लस 1 में भी लिख सकते हो। जैसे 3 को ये भी लिख सकते हो ना, 2 1 कम 2 प्लस 1। 5 को मेरे प्यार भी 2 दूनी 4 प्लस 1। 7 को 2 तिया 6 प्लस 1। यानी कि 2n माइनस 1 फॉर्म में भी 2n प्लस 1 फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं या उनको 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, इसलिए दोनों साइन मैंने लगाए, प्लस माइनस दोनों लगाया है एक साथ, या प्लस माइनस दोनों लगाया। तो जितने भी ऑड नंबर है उन सभी को 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है। हर चीज का मैं एग्जाम्पल लिख के बताता हूं। राजकुमार जी हम बात ही केवल क्या लिखा है मैंने? नेचुरल नंबर। हम बात ही नेचुरल नंबर्स की कर रहे हैं, यानी कि ओनली पॉजिटिव की। ठीक है, लिख लो बच्चों कॉपी में सब बच्चे। ठीक है, कहां गया? लिख लीजिए।
ठीक है जी। चलो बच्चों, देखो बच्चों, ये वो है जो आपको सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड की किताब में। लेकिन अब मॉडर्न मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया, अब जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स मैंने ये बताया सीबीएसई बोर्ड की किताब में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में मेरे प्यारे भाई, नेगेटिव नंबर्स को भी इवन ऑड की परिभाषा में डाला गया है। नेगेटिव नंबर्स को भी इवन ऑड की उसमें परिभाषा में डाला गया, नेगेटिव नंबर्स को भी। तो यानी कि अब जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में, ध्यान से समझिएगा, ये नेचुरल नंबर्स की जगह आप यहां लिखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक को दो कैटेगरी में बांट दिया, जितने भी भाई इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी एक इंटीजर्स है। तो इवन नंबर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो दो से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। अब दो से डिवाइड होने वाले कौन कौन से इंटीजर है मेरे प्यारे भाई? दो से डिवाइड होने वाले ये दो, ये लिख देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी, दो से डिवाइड होते हैं। जीरो भी ऐसा नंबर है जो दो से डिवाइड होता है। जीरो भी दो से डिवाइड होता है। -2, -4, -6, -8, ये सब भी इवन नंबर्स हैं मेरे प्यारे भाई, ये सब भी इवन नंबर्स कहलाएंगे। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये सब भी इवन नंबर्स हैं। तो भैया आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो जीरो है, जीरो भी एक इवन नंबर कहलाता है। जीरो इज आल्सो एन इवन नंबर। जीरो एक इवन नंबर है, जीरो एक सम संख्या है। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या कहलाती है। आप कहोगे सर कैसे? जीरो, देखो जीरो के कुछ खास नियम है, ये समझाइए मेरे प्यारे भी। अगर आप किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, अगर आप किसी संख्या को मेरे प्यारे भी जीरो से गुणा करेंगे, तो सबको पता है जीरो आता है। आता है मेरे भाई। मान लीजिए कोई नंबर है n, मान लीजिए कोई नंबर है n जो जीरो नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या n है अदर देन जीरो। मान लीजिए माना कोई संख्या n है अदर देन जीरो, n जीरो के अलावा कोई संख्या है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आप n को जीरो से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे, जीरो से गुणा करेंगे, जीरो आएगा। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से भाग दो, जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे, जीरो आएगा। अगर आप जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे, मैं आपसे कहूं जीरो को 3 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो को -7 से भाग दीजिए, जीरो आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग करते हैं, जीरो। ऐसा क्यों? देखिए जैसे मैं प्यारे भाई 6/2 क्या होता है? 3 होता है। तो यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई 2 × 3 6 आ गया ना। 6 बराबर 2 × 3, ये मतलब हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं जीरो को मान लीजिए 8 से डिवाइड करता हूं, तो मान लीजिए डिवाइड करने पर क्या आ गया? ये आया। तो जीरो बराबर हो गया 8 × क्वेश्चन मार्क, ये सभी जानते हैं। ये हो गया मेरे भाई। अब आप बताओ 8 की किसमें गुणा करें कि जीरो आए? तो जीरो से ही गुणा करने पर आएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क जो आएगा मेरे भाई वो जीरो आएगा, कि 8 की जीरो में गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा। जल्दी जल्दी समझो, अगर ये इतनी गहरी चीजें हैं कि पूरा महीना भर इस पर पढ़ाया जा सकता है, पूरा महीना, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है जी। अगली बात जानिए मेरे भाई, अगर आप किसी संख्या को जीरो के अलावा किसी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर आता है, अनडिफाइंड। यानी कि जीरो से भाग देना गणित में अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं है मेरे भाई। अगर आप किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, किसी जीरो के अलावा किसी नंबर को। मान लीजिए मेरे भाई आप 5 है, 5 को जीरो से भाग करो तो बताओ क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? मैंने मान लिया कि 5 को जीरो से भाग करके ये आता है क्वेश्चन मार्क, तो 5 बराबर क्या होने चाहिए? जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसकी जीरो में गुणा करके 5 आ जाए? क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी मैं जीरो में गुणा करूं और आके 5 आ जाए? नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मेरे प्यारे भाई, इसलिए n/0 अनडिफाइंड होता है, नॉट पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो किसी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे, जीरो आएगा। जीरो को जीरो के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे, जीरो आएगा। लेकिन आप जीरो के अलावा किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे, अनडिफाइंड या नॉट पॉसिबल आएगा मेरे भाई। क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो बच्चों, तो जीरो को ऐसा कोई नंबर है नहीं, आप कुछ भी रख लो, आप यहां पे चाहे 1 लाख रख लो, जीरो की 1 लाख से गुणा करोगे तो भी जीरो आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसकी जीरो में गुणा करके 5 आ जाए, इसलिए ये जो है अनडिफाइंड नॉट पॉसिबल होता है। अगला नियम है जीरो का, अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, तो ये भी मेरे दोस्तों अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड होता है, ये भी अनडिफाइंड होता है गणित की भाषा में। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा समय लेंगे तो बेटा पूरा टाइम इसमें बीत जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? हर चीज के पीछे बेटा कारण है। जैसे मान लो जीरो को जीरो से डिवाइड करने पर ये आता है क्वेश्चन मार्क, ये आता है बच्चे, तो इसका मतलब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई सेम करो, तो जीरो बराबर क्या होना चाहिए? जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क, जीरो गुणा क्वेश्चन मार्क, ये होना चाहिए। बोलो, ये हो जाएगा। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो, जीरो आता है। आप जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो, जीरो आता है। जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करो, जीरो आता है। जीरो की 1 में गुणा करो, जीरो आएगा। जीरो की 2 में गुणा करो, जीरो आएगा। जीरो की 3 में गुणा करो, जीरो आएगा। जीरो की 4 में गुणा करो, जीरो आएगा। जीरो की -8 में गुणा करो, जीरो आएगा। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है।
यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। अरे भाई जब ये कुछ भी हो सकता है, ये बेपेंदी का लोटा है, 0/0 बेपेंदी का लोटा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अरे जब कुछ भी हो सकता है तो इसके हाथ जोड़ रहे बाबूजी। जब तुम कहीं भी चले जा रहे हो, तुम्हारा कोई ईमान धर्म नैतिकता ही नहीं है, तो तुम भाड़ में जाओ, तुम अनडिफाइन हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए ये अनडिफाइन है, क्योंकि कुछ भी का मतलब अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है मतलब कुछ भी नहीं, तो इसलिए इसको अनडिफाइन कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए। अब आप बताओ, सब आप कहोगे सर जीरो इवन नंबर क्यों होता है? सर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि -2, -4, -6 2 से डिवाइड होते हैं। जीरो क्यों इवन नंबर है? वाई जीरो इज एन इवन नंबर? क्योंकि बच्चों इवन नंबर की परिभाषा क्या है? इवन नंबर देखो, परिभाषा, ये परिभाषा लिखी हुई है, इस परिभाषा में ही सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना है। इससे आगे जितने भी लॉजिक आपके दिमाग में आए उनको दफन कर दो। जब नंबर सिस्टम में गणित की कोई परिभाषा लिखी जाती है तो उस परिभाषा से आगे जितने भी लॉजिक आए उनका गला घोट दो। परिभाषा क्या है? वो इंटीजर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। जीरो एक इंटीजर है, यस जीरो एक इंटीजर है। जीरो 2 से भाग होता है क्या? जीरो 2 से डिवाइड होता है, हां जी। कि जीरो को 2 से डिवाइड करके जीरो आता है, हां जी। जीरो 2 से डिवाइड होता है। जीरो इंटीजर भी है, जीरो 2 से भी डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब जीरो को 2 से भाग करेंगे जीरो ही आएगा। इस वजह से जीरो एक इवन नंबर है। यह कारण है कि जीरो एक इवन नंबर है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है जी। आप बोलोगे सर क्या समझाया है? ऐसे ही ऑड नंबर्स, तो मेरे दोस्तों ये ऑड नंबर्स है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ऑड नंबर्स भी ये यही होंगे मेरे प्यार, बस नेगेटिव आएगा। ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव। अब -1, -3, -5 ये सब आपके नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं बच्चों, नेगेटिव ऑड नंबर्स। ठीक है बच्चे? तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये चीज मानी जाती है जो आपके सामने लिखी है बोर्ड पर। तो जीरो जो है वो एक इवन नंबर है स्टूडेंट। जीरो इज एन इवन नंबर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझिएगा। आगे हम क्या कह रहे थे? इवन और ऑड के कुछ नियम है। इवन और ऑड के कुछ नियम है मेरे प्यार भी। देखो, अगर आप किसी इवन नंबर को, सॉरी, अगर आप एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर में गुणा करते हैं तो एक ऑड नंबर ही आएगा। ऑड यानी कि विषम संख्या। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात आपने अच्छी कही। अगर आप एक ऑड की ऑड नंबर में गुणा करेंगे ऑड ही आएगा। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है, इनकी गुणा करेंगे 55, 55 जो आया वो भी ऑड नंबर ही है। क्लियर है? एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अगली बात, अगर आप एक इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करेंगे, यानी कि इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ठीक है? जैसे कि 6 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है, 14 चिक 84, 84 भी 2 से कटने वाला होगा, तो ये नंबर भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से, इनकी गुणा भी 2 से कटने वाली आएगी, यानी कि ये भी इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर आप एक ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं एक इवन नंबर में, तो बताओ बच्चों क्या आएगा? एक ऑड नंबर मान लीजिए 3 है, इवन नंबर एक 8, एक इवन नंबर है, इनकी गुणा करेंगे तो 24 आएगा इवन नंबर। अगर आप किसी ऑड नंबर की इवन नंबर से गुणा करेंगे, इवन नंबर 2 से कटता है, तो गुणा करने पर नंबर भी 2 से कटने वाला आएगा, यानी कि इवन नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। क्या आएगा बच्चों? इवन नंबर होगा। यस सर नो? अगर आप एक ऑड नंबर की इवन नंबर में गुणा करेंगे, ऑड नहीं आएगा उमेश चौधरी जी, इवन नंबर आएगा। देखो इवन नंबर यानी कि 2 के पापा। अब 2 के पापा कहीं भी गुणा करेंगे 2 साथ लेके जाएंगे, पापा की जिम्मेदारी है बेटे को साथ लेके चलना। अब 2 से गुणा करेंगे तो नंबर 2 से कटने वाला ही आएगा, इवन। अजय जायसवाल का डाउट है सर 0/3 भी, 0 तो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इवन नंबर कैसे हुआ? ये डाउट है अजय जायसवाल जी। अजय जायसवाल जी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? यह परिभाषा, इस परिभाषा से आगे आपको सोचना नहीं है, इस परिभाषा से आगे सोचना नहीं है। इवन नंबर की परिभाषा क्या है? वो इंटीजर्स जो 2 से भाग होते हैं इवन नंबर कहलाते हैं। जीरो पकड़ा, जीरो इंटीजर होता है, हां जी होता है जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इंटीजर। जीरो 2 से भाग होता है, जीरो को 2 से भाग किया जीरो आया, हां जी जीरो 2 से भाग होता है। बस आगे क्या होता है भाड़ में जाए, आगे क्या होता है तिल लेने गया, आई डोंट केयर। इवन नंबर की इतनी सी परिभाषा है, इसमें जीरो फिट बैठता है, आगे क्या होता है ऐसे तैसे में घुस जाए मुझे कोई मतलब नहीं, इसलिए जीरो इवन नंबर है। ठीक है? तो आगे की बातें जी इसमें कहीं नहीं गई हैं। आगे चलते हैं। तो ये हुआ। अच्छा, आप इससे आगे मुझे बताइएगा, अगर हम एक इवन नंबर में, या ऐसे करते हैं, अगर हम एक ऑड नंबर में बच्चों एक ऑड नंबर जोड़ें या घटाएं, तो मुझे बताओ क्या आएगा? अगर हम एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बताइए क्या आएगा? व्हाट इज इवन नंबर गुणा इवन नंबर गुणा ऑड नंबर भी तो इवन ही होगा जी सोनू कुमार। आगे पीछे ही तो यार सोनू कैसे बच्चे हो? चाहे 5 गुणा 8 करो, चाहे 8 गुणा 5 करो, आना तो बेटे 40 ही है ना, सेम नंबर।
चाहे आप इवन की ऑड में गुणा करो, चाहे ऑड की इवन में गुणा करो, इवन नंबर ही आएगा। कॉमन सेंस। गुणा एक ऐसी चीज है, चाहे 5 की 8 में करो, चाहे 8 की 5 में, चाहे पहले की दूसरे नंबर में, चाहे दूसरे की पहले नंबर में, आगे पीछे कैसे भी गुणा करिए, गुणा करने पर सेम ही आता है बच्चों। ठीक है, चलिए हम कह रहे थे ऑड में अगर एक ऑड नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ना घटाना दोनों एक ही रिजल्ट आएगा। क्या होगा बेटा? अब जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, एक ऑड नंबर है 7, एक ऑड नंबर है 3, आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? 10 आ गया ना इवन नंबर। घटाओगे तो क्या आएगा? 4, 4 आ गया ना इवन नंबर। यानी कि एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए मेरे भाई, इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। सर क्या एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं? नहीं बेटा, ये सवालों में इस्तेमाल होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर एक इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, या आप खुद से सोच सकते हैं वो इवन नंबर ही आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करें या घटाएं तो बताओ क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ें या घटाएं तो क्या आएगा? ऑड नंबर मान लीजिए 13, ऑड नंबर मान लीजिए जो है 13, और इवन नंबर मान लीजिए 8। अगर आप इनको जोड़ते तो क्या आएगा? 13 8 21 ऑड नंबर आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे? 5 ऑड नंबर आएगा। तो अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा। तो ये ऑड और इवन के कुछ नियम है, ऑड इवन के कुछ नियम है। आप ध्यान से देखो, जीरो इन सारे नियम में फिट बैठती है, इसलिए जीरो को इवन नंबर कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई यहां तक। चलो ठीक है जी। तो भाई एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये बहुत प्यारी चीज है बेटा, बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। रियल नंबर से इंटीजर्स, इंटीजर की दो बरादरी बांट दी, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो बीच में। ये आपका होल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के प्राइम कंपोजिट कर दिया। प्राइम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ाया, ट्विन प्राइम। एक चीज और, जितने भी ट्विन प्राइम है वो सारे को प्राइम होंगे। हर ट्विन प्राइम का पेयर को प्राइम, आप ध्यान से देखो सारे को प्राइम है, तो जो नंबर ट्विन प्राइम है वो आपस में को प्राइम भी होंगे। दो ट्विन प्राइम नंबर आपस में ऑटोमेटिकली को प्राइम होते हैं, क्योंकि को प्राइम का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने आपको इंटीजर्स को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दे, एक तरीके से और डिवाइड करते हैं, इवन और ऑड। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इवन ऑड। जीरो के सारा बेसिक समझा दिया। ये क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। अच्छा यहां पे आ जाते हैं, मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। 2 3 5 7 11 13 सब ये प्राइम नंबर है। दो भी एक प्राइम नंबर है। दो प्राइम नंबर इसलिए होता है क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है? जो नंबर एक से कटते हैं और खुद दो से खुद से कटते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर के दो ही बच्चे होते हैं। दो एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही बच्चे हैं, एक और खुद दो, इसलिए दो एक प्राइम नंबर है। तो भाई आप ये देखो, दो के अलावा जितने भी प्राइम है सारे ऑड हैं। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, देखो बच्चों ध्यान से, सारे ऑड हैं कि नहीं? बताओ। यानी कि दो ही अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन नंबर भी है। यानी कि दो इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं। 3 5 7 11 13 कोई भी दो से नहीं कटेगा मेरे भाई। अकेला दो ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। तो कभी कभी पेपर में सवाल आते हैं, विच इज ओनली इवन प्राइम नंबर 2। ठीक है जी, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में आती हैं। नाउ आगे चलेगा बच्चे, अब इस चीज को ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ध्यान से देखिए। 3 5 7, 3 5 7, बताओ बच्चों कैसे नंबर हैं ये तीनों? बताओ बच्चों कैसे नंबर हैं तीनों? 3 5 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों ऑड नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, यस अविनाश पटेल, ये तीनों ऑड नंबर हैं। देखो ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है। ऑड और इवन के बीच में दो दो का डिफरेंस होता है मेरे भाई। जीरो में दो जोड़ेंगे दो आएगा, दो दो जोड़ के आते हैं। दो में चार जोड़ेंगे दो आएगा, छह में दो जोड़ेंगे आठ आएगा। दो दो का गैप होता है, ठीक है ना। माइनस चार में दो जोड़ो, माइनस चार में प्लस दो करो, माइनस दो आएगा। ऐसे यहां भी दो दो का गैप होता है, ठीक है। माइनस एक में दो जोड़ो वन आएगा, वन में दो जोड़ो तीन आएगा। तो जो लगातार ऑड नंबर या इवन नंबर, इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड। ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, लगातार सम संख्याएं, ये हैं लगातार विषम संख्याएं। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में और इवन नंबर्स में टू टू का डिफरेंस होता है ना। इनमें दो दो का अंतर है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो होता जा रहा है मेरे, प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो करते जाओ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान से देखें 3 5 7 को, ये तीनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर की लिस्ट में। ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, तीनों विषम संख्याएं। और ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तीन में पांच, तीन में दो जोड़ोगे पांच आएगा, पांच में दो जोड़ोगे मेरे प्यारे भी सात आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, क्लियर है एकदम। ये अकेला ऐसा पेयर है, ये अकेला ऐसा पेयर है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओनली ओनली थ्री कॉन्जिक्यूटिव, ओनली थ्री कॉन्जिक्यूटिव
ऑड प्राइम नंबर्स, ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है, 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है पूरे नंबर्स की दुनिया में जो 3 लगातार ऑड नंबर्स भी हैं, जो 3 लगातार प्राइम नंबर भी हैं। 3 5 7 ही अकेली ऐसी तिकड़ी है पूरी दुनिया में, और ऐसी कोई तिकड़ी ट्रिपलेट नहीं है जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और 3 लगातार अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स भी हैं। इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर प्राइम नहीं होंगे। आप ये ले लो 11 13 15, ये 3 लगातार ऑड नंबर है, 15 प्राइम नहीं है। आप कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई, आप लेते हो 17 19 21, 21 प्राइम नंबर नहीं होता। कोई भी दुनिया का नेटवर्क ऐसा नहीं है नंबर्स का जिसमें 3 लगातार ऑड नंबर्स प्राइम हो। कुछ भी आप ले लीजिए, आप ले लीजिए 33 35 37, 3 लगातार ऑड नंबर है, ना 33 प्राइम है ना 35 प्राइम है। केवल 3 5 7 ही दुनिया की अकेली ऐसी तिकड़ी है, नंबर्स का अकेला ऐसा ट्रिपल है जिसके तीनों संख्याएं 3 5 7 लगातार विषम संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। Only 3 5 7 is the pair available in the world which are consecutive odd numbers and consecutive prime numbers. क्या आपको बात समझ में आई? बताओ बच्चों, बताओ मजा आया कि नहीं पढ़ के भाई? जितने भी बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो कमेंट में यस लिख दो, यस सर, कमेंट में यस लिख दीजिए। 3 5 7 अकेला ऐसा है मेरे प्यारे भाई जो 3 लगातार विषम संख्याएं भी हैं, 2 का गैप है ना, 2 का गैप, और 3 जो है लगातार ऑड प्राइम नंबर्स भी हैं। ठीक है, हो गया बात। अच्छा, कंपोजिट नंबर, आप बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। पेपर में सवाल आता है बेटा, अगर आप देखो छोटे एग्जाम, आप यूपी कांस्टेबल का पेपर दो, दिल्ली हेड कांस्टेबल का पेपर दो, ठीक है जी, बिहार कांस्टेबल का पेपर दो, तो उनमें ऐसे छोटे सवाल आते हैं, डीप ऐसे नहीं पूछेगा कि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन के सवाल, लंबी कैलकुलेशन का सवाल आपका आएगा सीजीएल के पेपर में। वहां क्या आएगा बताओ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, 4 लेकिन इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 4 के बाद 6, 6 भी इवन नंबर है, 6 के बाद 8, 8 भी इवन नंबर है, 8 के बाद आ रहा है 9, 9 ऑड नंबर है, यानी कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है बेटा? 9। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो 9 है। बताओ बच्चों, अरे पुजारी पुजारनी परिंदा, क्या डाउट है जी? हाँ, 1 ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे यस और नो? ठीक है जी, चलो, तो ये सारी चीजें हैं। अब हमें पढ़ना है डेसिमल। देखिए डेसिमल मैं आपको कल बताऊंगा, एक अर्जेंट काम है हमें, एक अर्जेंट मिलने के लिए आया है, तो मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। डेसिमल मैं आपको कल बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है? सॉरी माफ करिएगा, आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, डेसिमल मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है जी, आज इतना ही, बाय।